हेलो इंजीनियर्स, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो आज सारी जानकारी लेके आया हूँ बेटा आरआरबी जेई की रिगार्डिंग कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, कितनी निगेटिव मार्किंग होगी, सारी डिटेल आपको बताने वाला, क्या पे स्केल होगा, क्या ग्रेड पे होगा, हर एक चीज़ आज को कंफर्म करने वाला हूँ। आप लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हो इंजीनियर्स की जल्द ही आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं कहूँगा बेटा अभी आपको प्रिपरेशन तैयार कर देना चाहिए, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। तो पहले बेटा यहाँ दिख रहा होगा आपको आरआरबी जेई पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जो जेई के इक्विवेलेंट जितने भी पोस्ट हैं उन सब के बारे में बात करता हूँ। बेटा अगर पहली बात यहाँ पे करें, पहली बात अगर हम आपसे यहाँ करना चाहें कि सर यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, मतलब आपको यहाँ सैलरी क्या मिलेगी बेटा। अगर मैं पे बॉन्ड की बात करता हूँ ना बेटा, तो पे बॉन्ड के बारे में मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि 35,400 रुपये से लेके बेटा आपको 1,12,400 रुपये तक का आपका पे बॉन्ड रहने वाला है। सर ग्रेड पे क्या होगा, तो बच्चे जो ग्रेड पे होगा ना, यहाँ पर जो ग्रेड पे होगा वो 4200 ग्रेड पे होगा आपकी इस पोस्ट के लिए। सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट होंगी, क्या केवल जेई की पोस्ट होगी? नहीं बेटा, ये भी बात समझना कि जब ये टेक्निकल पोस्ट आती है या टेक्निकल वैकेंसी आती है रेलवे के थ्रू, तो उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं? तो बेटा एक तो जेई होता है, दूसरा आपका डीएमए होता है। अब ये डीएमए क्या है अभी बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तीसरा, सॉरी डीएमए नहीं होता बेटा, यहाँ पे डीएमए नहीं होता है, यहाँ पर जो डीएमए नहीं होता वो डिपो मटेरियल और उसके सुपरिटेंडेंट डीएमएस होता है। एक बेटा यहाँ पे सीएमए होता है और यहाँ एक बेटा जेई आईटी के लिए होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए होता है। ये 4 पोस्ट हैं। ये चारों पोस्ट की अगर बात करूं बेटा, तो इन चारों पोस्ट का ग्रेड पे बेटा सेम है। ग्रेड पे क्या है बेटा? सेम है। कौन सा ग्रेड पे? 4200 ग्रेड पे है। और ये सभी कुछ टेक्निकल वैकेंसियां हैं, इनके बारे में एक एक चीजें समझाता हूँ। जेई सभी समझ रहे हो, जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। डीएमएस की वैकेंसी आती है यहाँ पर। डीएमएस का मतलब होता है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। और बेटा सीएमए की बात करूंगा तो इसको बोलते हैं केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। और बेटा जेईआईटी मतलब जूनियर इंजीनियर आपके किस स्ट्रीम में? तो कहोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर होंगी। तो भैया आरआरबी जेई के बारे में इतनी बात जान लिया, ग्रेड पे क्या होगा, पे बॉन्ड क्या होगा और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ से आपको रिलीज की जाएगी। और बात करते हैं बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखोगे बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो चारों पोस्ट लिखी हुई हैं। सर कौन कौन सी पोस्ट? जेई, डीएमएस, जेईआईटी और सीएमए। ये चारों पोस्ट के बारे में आपको बता दिया कि जेई जूनियर इंजीनियर, डीएमएस मतलब डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जेईआईटी मतलब जूनियर इंजीनियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएमए का मतलब अभी आपको बताया केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। ये चारों क्लियर? सर चारों के नीचे कुछ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि भैया देखो, इसके लिए आपको अगर जेई की बात करूं तो सिविल, मैकेनिकल, और मैकेनिकल में काफी सब ट्रेड है। सब ट्रेड मतलब कि मैकेनिकल के अंदर ही जैसे मैकेनिकल इन प्रोडक्शन, मैकेनिकल इन ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल और मैकेनिकल इसमें टूल्स भी होता है, कंट्रोल एंड टूल मशीनिंग होता है। तो तमाम तरह की चीजें इसमें आती है मैकेनिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। क्लियरली अब समझो मेरी बात को। मैंने कहा भाई क्या, या तो सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, या मैकेनिकल से, या इलेक्ट्रिकल से, या कंप्यूटर साइंस में, या तो आपको बीएससी होना चाहिए। बीएससी किस में होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरी बात बेटा, अगर यहाँ डीएमएस की बात करूं तो एप्लीकेंट नीड टू कंप्लीट अ 3 ईयर डिप्लोमा। यहां भी आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। कोई भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए? 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएस के लिए। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपके पास सिविल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, कोई भी बात नहीं किया। मीन्स आप कुछ भी किए हों, किसी में भी आपका डिप्लोमा होगा। ठीक है बेटा। जेईआईटी की बात करता हूं तो ऑल एप्लीकेंट्स नीड टू प्रोसेस पीजीडीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में, या बीसीए, बीटेक किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस में, या डीओक बी लेवल कोर्सेज ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। मतलब इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है
तो समझ ही पा रहे हो सारा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर से रिलेटेड आपके ट्रेड आएंगे। सीएमए की बात करता हूं बेटा, तो इसमें भी ऑल एप्लीकेंट नीड टू पोसेस पीजीडीसी बीएससी, सेम यहाँ जो ये क्वालिफिकेशन चाहिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी आपको चाहिए। तो ये जेई आईटी और ये सीएमए का क्वालिफिकेशन सेम है और जेई और डीएमएस का क्वालिफिकेशन सेम है। तो क्वालिफिकेशन समझ गए बेटा, चारों पोस्ट को समझ गए। आगे चलते हैं सर, कुछ बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो इंजीनियर्स यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आरआरबी जेई एग्जाम पैटर्न, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बेटा यहाँ एक चीज समझिएगा, एक चीज अच्छे से समझिएगा कि जो एग्जाम पैटर्न है ना बेसिकली होता 2 स्टेज में है। मेनली जो होता है बेटा, मेनली यही 2 स्टेज होते हैं। जो स्टेज होते हैं बेटा यही 2 स्टेज होते हैं सर। एक तो सीबीटी 1 होता है आपका, एक तो सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। सर सीबीटी 1 में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये भी क्लियर करूंगा, वेट करो इसके लिए। तो बेटा फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि आपको सीबीटी 1 देना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में आपको क्या देना पड़ेगा, सीबीटी 2 देना होगा। तीसरे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड स्टेप में सर फाइनल सिलेक्शन होगा, सॉरी फोर्थ स्टेप में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चारों स्टेप समझ गए, सीबीटी 1, सीबीटी 2, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये चारों स्टेज समझ गए। अब समझते हैं बेटा कि सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आवर्स का टाइम मिलता है, सेकंड स्टेज में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने आवर्स का टाइम मिलता है। तो चलो बेटा सीबीटी 1 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो सीबीटी 1 दिख रहा है। तो सीबीटी 1 में बेटा एक चीज समझिएगा कि यहाँ देखिएगा टोटल आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न। यहाँ देखो सभी सब्जेक्ट्स गिवन है कि भैया मैथमेटिक्स, दूसरे में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर भी होता है, सभी को पता है ना बेटा कि करंट अफेयर भी आता है। सो करंट अफेयर भी इसी में रहता है आपका। और फिर चौथे नंबर पे आपका सब्जेक्ट जनरल साइंस है। जनरल साइंस में बेटा याद रखिएगा, इस जनरल साइंस में आपका फिजिक्स भी होगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा बेटा, केमिस्ट्री भी होगा एंड बायोलॉजी भी होगा। ये तीनों सब्जेक्ट आपके जनरल साइंस में आएंगे। क्लियरली हर एक बात समझिएगा। मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन टॉपिक से कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी हर चैप्टर वाइज एनालिसिस कराऊंगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कहाँ से आएगा, जनरल साइंस कहाँ से आएगा, ये सारी बातें आपको क्लियर है। यहाँ देखेंगे बेटा तो एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तीसरी तरफ टोटल ड्यूरेशन दिया गया है कि भाई कितने घंटे का पेपर होगा। बेटा यहाँ देखो मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने के लिए बेटा, 30 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए। और बेटा यहाँ जनरल अवेयरनेस की बात करूँ या करंट अफेयर की बात करूँ, कितने क्वेश्चन बेटा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए। और 30 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से आएंगे और जो कितने मार्क्स के लिए होंगे, 30 मार्क्स के लिए। तो यहाँ समझिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट मतलब 1.5 आवर्स। कितना बेटा, 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है पूरे पेपर के ड्यूरेशन में। सर अब समझो एक बात, क्या सर पेपर 1 के मार्क्स से जोड़ते हैं? बेटा पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए आपके पास, आपको कट ऑफ में रहना चाहिए पेपर 2 देने के लिए। पेपर 1 के कोई भी मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। पेपर 1 ओनली स्कैनिंग पेपर होता है, मतलब इसमें आपको स्कैन किया जाता है टॉप लड़कों को, एक कट ऑफ मेरिट फिट की जाती है, उसके बाद उतने बच्चों को क्या किया जाता है, मेंस दिलाया जाता है, पेपर सेकंड दिलाया जाता है। सर अगर यहाँ बात करूँ मिनिमम जो आपका मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम जो आपको होना चाहिए बेटा, तो जनरल कैटेगरी में आपको तो 40% मार्क्स तो आपको पाना ही चाहिए। और अगर आप बेटा ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 30% मार्क होने चाहिए। एससी हो तो बेटा कम से कम 30% मार्क आपके आने ही चाहिए, और एसटी हो तो कम से कम 25% मार्क्स आने चाहिए। अब यहीं पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, क्या सर हम 40 मार्क पा जाएंगे तो क्या हम सर सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं बेटा, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है कि इतना पाओगे तो आप ये हो कि भैया आप क्वालिफाइड हो सीबीटी 1। लेकिन सीबीटी 1 में जितने भी
कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जितने भी कैंडिडेट ने पेपर दिया है उन सबके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि उसे 10 गुना बुलाना है, 5 गुना बुलाना है। उसके अकॉर्डिंग वो एक कट ऑफ मेरिट सेट करेगा कि भैया इस कट ऑफ के आगे वाले जितने भी हैं कैंडिडेट वही CBT 2 दे सकते हैं। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर ये जो कट ऑफ है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करता कि आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो। CBT 2 के लिए वो अलग से कट ऑफ फीड करता है, अलग से कट ऑफ जारी करता है कि भैया इतने मार्क्स पाने के, जिनका इतने मार्क्स के ऊपर मार्क्स है वो सभी CBT 2 के लिए एलिजिबल है। तो ये बातें क्लियर कि सर 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, कितने के लिए बेटा 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर्स। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे CBT 2 के बारे में बात करता हूँ। सर क्या एक चीज और कंफर्म करता हूँ बेटा कि अभी जो CBT 1 हुआ क्या सर उसमें माइनस मार्किंग होती है या CBT 2 में माइनस मार्किंग होती है? हाँ बेटा, चाहे CBT 1 दे दो चाहे CBT 2 दे दो, दोनों में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। सोचो 1.5 नहीं बेटा, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। मीन्स आपको तनिक भी रिस्क नहीं लेना है जो क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली ना पता हो। ठीक, CBT 2 के बारे में समझते हैं बेटा कि CBT 2 में कहां से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस से बेटा CBT 2 में आपके जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से बेटा कितने आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एक नया सब्जेक्ट आ जा रहा है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये बेटा 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 10 मार्क्स के लिए। ठीक है भाई, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन ये भी एक नया सब्जेक्ट आ जा रहा है जो CBT 1 में नहीं था, अब ये CBT 2 में आया, 10 क्वेश्चन आएंगे फॉर 10 मार्क्स के लिए। सर एक बात क्लियर करते चलना, सर जो साइंस आएगा यहाँ जनरल साइंस नहीं आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, न कि यहाँ बायोलॉजी। यहाँ बेटा बायोलॉजी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे बायोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से बेटा 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन, और टेक्निकल एबिलिटीज आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तो आपकी उस टेक्निकल स्ट्रीम से बेटा 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब सर एक एक चीज क्लियर करो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा 150, टोटल बेटा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और कितने मार्क्स के लिए बेटा, तो हर क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स, मतलब टोटल आपके पास 150 मार्क्स रहने वाले हैं। कितने बेटा 150 मार्क्स रहने वाले। टाइम ड्यूरेशन की बात करूं बेटा तो 120 मिनट मीन्स 2 आवर्स आपको टाइम मिलने वाला है, जबकि CBT 1 में केवल और केवल 1.5 आवर मतलब कि 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये बातें क्लियर कि सर CBT 2 कैसे होगा, कौन सब्जेक्ट आएगा कौन सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई। सर निगेटिव मार्किंग बता चुका 1/3, यहां लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग के बारे में कि निगेटिव मार्किंग देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स अलॉट होगा उसका 1/3 क्या होगा बेटा, निगेटिव मार्किंग होगा। ये बात क्लियर है। ठीक, अब बात आती है सर RRB JEE प्रिपरेशन के टिप्स बताओ कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें कि RRB JEE को टारगेट कर पाए। सर मैं यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करूंगा बेटा, हर एक लाइन में अपने आप में बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं, बस इनको केयरफुली रीड करो कि मैंने हर बात को क्या क्या टिप्स के रूप में लिखा हुआ है। तो देखो बेटा, पहली बात क्या लिखा हुआ है सर कि गो थ्रू द सिलेबस, मतलब आपको एनी हाउ कैसे जाना है सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना है। और वैसे भी चाहे आप JEE की तैयारी करो, चाहे RRB JEE की, चाहे SSC JEE की, किसी भी JEE का प्रिपरेशन करो बेटा ना, अगर आप सिलेबस के थ्रू नहीं जा रहे हो इट मीन्स आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ठीक है, तो आपको गो थ्रू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, उनके एग्जाम का पैटर्न पकड़ना है कि भाई कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो पहली बात ये, दिस विल हेल्प कैंडिडेट स्ट्रेटराइज एंड स्टडी फॉर सॉल्विंग द RRB JEE एग्जाम सिस्टमेटिकली। मतलब ये जो आप काम करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे या पूरे एग्जाम के सिलेबस को देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाओगे कि सर हमको कैसे गो थ्रू करना है इस पूरे पेपर के ड्यूरेशन में, कैसे हमें एग्जाम सेंटर पर अपना परफॉर्मेंस देना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, ये सारी चीजें आपको इससे समझ में आएंगी। सर दूसरी बात, सॉल्व मॉक टेस्ट,
आपको कंटिन्यू किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके मॉक टेस्ट लेने हैं, मॉक टेस्ट को कंटिन्यू देना है, लेकिन पीरियडिक रूप में देना है। जैसे पर वीक दे दिए, मतलब मंथ में आपने कम से कम 4 डे ऐसे सीट कर लिए कि 5 डे आपको क्या करना है भाई, 4 to 5 डेज आपको मॉक टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है, प्रैक्टिस करना है बेटा खूब अच्छे से क्वेश्चन को, देन आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तीसरी बात लिखा बेटा, सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट। आपके पास सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, सिलेबस को समझते नहीं हो, तो आप ऐसे पढ़ते रह जाओगे और सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। आपको कुछ स्मार्ट वे में मूव ऑन करना है। सर स्मार्ट वे क्या होता है? तो सर जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो एक पैटर्न समझ में आएगा कि सर पेपर कहाँ से ज़्यादा अच्छा बन रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा टच कर रहा है, उससे एक आइडिया मिलता जाएगा और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है भाई। तीसरी बात यहाँ समझ चुके होंगे, टाइम मैनेजमेंट एंड अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर आरआरबी एग्जाम। आरआरबी एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो और अपने टाइम को क्या करो, मैनेज करो। ठीक है भाई। अब यही चौथी बार लिखा हुआ है भैया कि यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर जो होता है 1/3 के निगेटिव मार्किंग पे है। इसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना है कि हर क्वेश्चन को श्योरली करना है, कभी भी उसको ऐसा नहीं करना है कि हाँ मे बी हो सकता है, आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके 1/3 मार्क्स ले जा सकता है वो। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात यहाँ लिखा हुआ है 5th नंबर पे कि द बेस्ट वे आप कीप योर सेल्फ रेडी फॉर आरआरबी जेईई एग्जाम इज बाई रिवाइजिंग द सिलेबस रेगुलरली। मतलब आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ एक कंप्लीट आपके सिलेबस के थ्रू नोट्स होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, जिस कंटेंट को आप क्या करो, बार बार रिवाइज करो। तो ये सारे अगर अबे आप पॉइंट को फॉलो कर ले रहे हो बेटा, तो डेफिनेटली आप एग्जाम के क्रैक करने के बहुत ही करीब होने वाले हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं एक एक क्लियर किया हूँ, लेकिन सर यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा और, एक कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करता हूँ। फर्जी सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, आरआरबी ने जो जारी किया है उसी सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस सिलेबस को आप देखिएगा कि उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से कहाँ से। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, होप सो। तो चलते हैं बेटा, हम लोग देख लिएगा, ये सारी बात यहाँ लिखा हुआ है, इस पूरी पीपीटी में सारी बातें क्लियर है। चलो अब सर हम लोग चलते हैं यहाँ पर चलते हैं और समझते हैं सर सिलेबस कैसे रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा। सर सिलेबस को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि सर क्या पूरा का पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो चलो बेटा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, तुरंत सिलेबस देखते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक, तो सिलेबस देख लेते हैं बेटा। ये देखो आरआरबी जेईई का सिलेबस है, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए सिलेबस है। अगर बेटा यहाँ देखो पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिखा हुआ है क्या? हाँ सर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो बेटा ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ ध्यान से। मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर आएंगे? नंबर सिस्टम, बॉडमॉस, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो आप डायरेक्टली जेनिक के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो बेटा, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे ये पीपीटी और ये पूरे जो है आपको जो कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस का, ये सब कुछ आपको उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप देख पा रहे होंगे परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, चैप्टर हैं जहां से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। दूसरा बेटा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के बारे में बताया गया कि भैया एनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से आएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आएंगे, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म जो होता है, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्या बेटा सफिशिएंसी, और उसके बाद क्या कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, सारे टॉपिक्स यहाँ लिखा हुआ है, इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है बेटा, कवर करना है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ऐसे रफली सिलेबस बात कर ले रहा हूँ, आपके पास ये सिलेबस की प्रिंट आउट होनी चाहिए और उसी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है बेटा। जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ तो देख पा रहे हो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, मैंने बोला कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर होगा बेटा, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज, ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बेटा। एक नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लाइफ साइंस अप टू 10th,
मतलब 10th स्टैंडर्ड आप सीबीएसई का फॉलो कर लो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी के आपको उस लेवल का पढ़ लो, आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। यहाँ बेटा जनरल अवेयरनेस देख पा रहे होगे, फिर से उसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि भाई जनरल अवेयरनेस ये है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, ये CBT 2 का पेपर है, याद रखिएगा। यहाँ से बेटा CBT 2 स्टार्ट होता है, उसके पहले CBT 1 था। तो CBT 2 में जो 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा उसका ये पूरा टॉपिक है। जो बेटा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा, आपको पता है CBT 2 में बायोलॉजी नहीं आएगा, तो उसका पूरा का पूरा ये सिलेबस है कि भाई 10th स्टैंडर्ड पढ़ लो, आप काम बन जाएगा। जो बेसिक कंप्यूटर आएगा बेटा, वहां आप समझिएगा कि द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो कंप्यूटर के ये सारे चैप्टर हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, आपको पता है कि भैया यहाँ से भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलने वाला है, ये बात थोड़ा सा क्लियर करते चलूँ कि भैया ये जो बात है ना, ये सारी बातें बेटा किसके लिए कर रहा हूँ, CBT 2 के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर बेटा जो जनरल अवेयरनेस है वो 15 नंबर का आएगा। सभी को पता है ना कि 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन का आएगा, 15 नंबर का आएगा। बेसिक कंप्यूटर बेटा 10 मार्क्स का आएगा और 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। बेसिक एनवायरमेंटल बेटा बात करें तो 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, टॉपिक्स आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक। ये सभी को CBT 2 के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है सर, जो 100 क्वेश्चन आएगा, जो आपके डिसिप्लिन से आएगा, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, वो वहाँ से आएगा ना बेटा। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सिविल के जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बेटा यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि पहला सब्जेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। हम सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं, पूरे हम टॉपिक को क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने इस PDF को या अपने इस फॉर्मेट को आप लेकर उनको प्रिंट आउट करा के आप हर एक सब्जेक्ट के जितने भी सब टॉपिक हो उनको आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक एक सब्जेक्ट सुनते जाइएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन, सभी को पता है कि भाई जो आपका अर्थ वर्क फाउंडेशन होता है, जॉब लेआउट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों का कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। और बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, और बेटा क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे कैड बोलते हो आप लोग, ठीक है भाई। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जिसे आप सॉइल मैकेनिक्स बोलते हो, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसे आप सोम बोलते हो बेटा, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे RCC आप बोलते हो, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट जो होते हैं, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट। और ये बेटा उसके बाद आ जाता है आपका किसका, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। और ऐसे ही बेटा आप यहाँ देख पाओगे किसके लिए, ऐसे ही आप देख पाओगे मैकेनिकल का सिलेबस। तो आप देखिएगा मैकेनिकल का सिलेबस यहाँ है भैया। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपका इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, सर्किट लॉ, ठीक है भैया, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन। आप देख पा रहे होंगे सारा कुछ यहाँ पे, सारा सब्जेक्ट आपका पूरा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इस PPT के लिए या इस बेटा पूरे सिलेबस के लिए अगर आपको डिटेल में सारा कुछ जानना है, सारे पूरे कंटेंट को देखना है, पूरे सिलेबस को देखना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक नंबर आपको दे दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो या तो आप जेनिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर ये नंबर है 9452383735। और आप अगर आप इस पे मैसेज करते हो, व्हाट्सअप करते हो, तो मैं ये सारी PPT और ये पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे PPT और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन को एक वे में, एक स्ट्रेटेजिकल वे में ले जा सकते हो, मतलब आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक जा सकते हो। ओके बच्चों, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आया था, मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बने रहिएगा जेनिक फैमिली के साथ।